तो ऐसे बातचीत भी होती रहेगी। आपने देखा सहयोगी रंजना और सीधे चर्चा कर रही थी, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी बातचीत हुई और अब चूंकि ये आंकड़े हमने आपको लगातार दिखाए हैं, अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं, पर अब जरा वक्त है और ज्यादा गहराई से उतरकर इस उपचुनाव को समझने का, इस परसेंटेज को समझने का, इस पूरी सियासत को समझने का। प्रवीण दुबे सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, वो हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। अब जरा हम और गहरे चलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त होता जाएगा और बारीक चीजों पर नजर रहेगी। प्रवीण जी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रवीण जी, अभी हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना, बड़ा अच्छा लगा। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो सिर्फ जोश हाई नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। इसी के साथ मैं चर्चा आपकी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। ओवर टू यू प्रवीण जी। बहुत शुक्रिया ललित। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18, तो बहुत बड़ा चुनाव है ये। आम चुनाव से ज्यादा बड़ा उपचुनाव हो गया। यहां पर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने अनुमान हैं। किसी के पास राम तो किसी के पास अनुमान है, लेकिन आज के दिन तो सिर्फ वोटर ही भगवान है। तो लगातार न्यूज 18 आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है। जैसा ललित ने भी कहा कि जितने बड़े नेता हैं वो सब आपको हमारे न्यूज 18 की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनके दावे दिख रहे होंगे। और एक भर जो थोड़ी बात है, हालांकि अभी के लिहाज से चिंताजनक नहीं कही जा सकेगी, क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है। 12% की वोटिंग, लगभग 12% की वोटिंग की खबर है अभी तक। तो तमाम लोगों से हम अपील करेंगे, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि निकलिए घर से, वोट करिए। राम को करें, श्याम को करें, घनश्याम को करें, इमरान को करें, लेकिन वोट जरूर करें, क्योंकि ये मताधिकार जो है वो आपको संविधान ने दिया है और यही है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। लिहाजा बात करेंगे आज, हमारे और भी साथी जुड़ते जाएंगे। जैसे ललित ने कहा कि जब पूरे 28 विधानसभा क्षेत्र में हमारे 50 से ज्यादा रिपोर्टर हैं जो आपको लगातार पल पल की जो अपडेट है वो दे रहे हैं। हम उनके पास भी चलेंगे। पहले जो मेहमान हमारे साथ यहां मौजूद है, समझते हैं अभी तक का जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। कुणाल जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का भी बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत करूंगा। शुरुआत करते हैं, कुणाल चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुणाल जी, ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो, बदनावर पिछली बार भी बहुत कमाल का वहां पर वोटिंग परसेंटेज था जो आपके पक्ष में गया। इस बार भी सबसे अच्छा अगर वोटर कहीं निकला तो बदनावर का, क्या कह रहा है? देखिए, स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता इस बार वोट देने निकलेगी और ये एक वोट इस प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस प्रदेश के देश के संविधान को बचाने के लिए, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को चुनौती दी है। ये एक वोट उस गरीब की पेंशन के लिए जिसकी पेंशन बढ़ा के और आगे बढ़ने का काम होना है। ये एक वोट मध्य प्रदेश के उस किसान कर्जा माफी के लिए। ये एक वोट मध्य प्रदेश में जो 5 साल की सरकार चुनी थी उसे चुनौती देने को जो काम किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिन्होंने कत्ल किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता निकलेगी। और आप देखेंगे कि 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें भी जब्त हो जाए तो कोई मध्य प्रदेश में बड़ी बात नहीं। जमानतें जब्त हो रही है। पंकज चतुर्वेदी का रुख करेंगे, यदि हमारे साथ कनेक्ट है तो। पंकज चतुर्वेदी, कुणाल चौधरी दावा कर रहे हैं जमानतें जब्त हो रही है गद्दारों की। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है जिसकी छवि देश में, प्रदेश में कैसी हम सब जानते हैं। और कुणाल बहुत योग्य व्यक्ति हैं, विधायक हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। और प्रवीण जी, मैं तो कह रहा हूं कि आप मुझे और कुणाल को इस चर्चा से बाहर करके आप आत्मिक तौर पर ये विश्लेषण करिए। और क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो सकती हैं? और यदि आपको लगता है कि कुणाल चौधरी के बयान अतिशयोक्तियों से भरा या यथार्थ से दूर है, तो वही कांग्रेस की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। प्रवीण जी, मैं बहुत विनयपूर्वक आग्रह करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो न्यूज 18 के मंच का सदुपयोग करके मध्य प्रदेश की उन 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह करता हूं करबद्ध कि मास्क, 2 गज दूरी और मास्क भी जरूरी, और मतदान की जिम्मेदारी करिए पूरी। तो मेरा आग्रह है कि जाइए, आपके मत का दान अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक एक मत इस लोकतंत्र को सशक्त रखने के लिए आवश्यक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतदान आप किसको करते हैं, ये मतदाता के विवेक का विषय कि मतदान किसको करता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति बहुत स्पष्ट है। 3 बिंदुओं पर हमने काम किया, पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा भी विकास। प्रवीण जी, चौथे किसी विषय पर नहीं है। और आप इसलिए देखेंगे
कि भारतीय जनता पंकज पार्टी जी का रोकूंगा आपको, हम जितेंद्र के पास, हमारे सहयोगी जितेंद्र हैं ग्वालियर चंबल इलाके में। पंकज जी माफ कीजिए, रोकूंगा, हमारे सहयोगी जितेंद्र है ग्वालियर चंबल इलाके में। जितेंद्र, ओवर टू यू, क्या है आपके पास ताजा अपडेट, बताइए। जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या ताजा अपडेट है? आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही है, लगातार लगे हुए आप लोग, सुबह से बहुत बधाई आपको सबसे पहले। लेकिन क्या ताजा अपडेट है और कहां हैं आप, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, दतिया में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं, अपने बंगले यहाँ पहुंचे, लोगों से मिल रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मौजूदा हालात हैं और क्या अभी तक वो उन्होंने रुझान देखे, क्योंकि वो भांडेर गए भी जा रहे हैं, दतिया भी गए, तो देखिए वो अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनसे संपर्क हो पाता है। हालांकि वो अभी किसी पारिवारिक लोगों से भी मिल रहे हैं, यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या रुझान है, क्योंकि लगातार अभी तक संपर्क में लगे हैं, सारी दूर उन्होंने प्रचार किया, मंदिर भी गए, तो हम उनसे जानते हैं। देखिए, गृह मंत्री से सुनते हैं कि क्या मौजूदा सर मंदिर पहुंचे थे, वोट भी किया आपने, क्या हालात हैं अभी तक? भारतीय जनता पार्टी जीत रही जी, कितनी सीटों पर? 28 की 28। कमलनाथ जी पहुंचे मंदिर, उन्होंने भी प्रार्थना की है। कमलनाथ जी और उनके नेता जी, ये चुनाव पर मंदिर ही जाते हैं, बस चुनाव के बाद नहीं जाते। फिर राहुल गांधी जी को आपने कभी चुनाव के बाद देखा क्या? कोर्ट के ऊपर जनेऊ बनियान के अंदर क्रॉस, ये अलग प्रकार का इनकी आस्था है। मैं तो रोज जाता हूँ, एक भी दिन नहीं चूका मेरा 12 महीने में। सर शायरान अंदाज में आपका जो रहता है, क्या माने इस पूरी चीज का? किसका? जो एक हमेशा आपको देखा जाता है, आज भी खुश मिजाज नजर आ रहे हैं। नहीं, खुश तो रहता ही हूँ मैं जी। जितेंद्र, एक सवाल मेरा ले लीजिए, अगर आप सुन पा रहे हो मुझे तो। कदम निरंतर चलते जी 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 श्रम जिनका जी जी पूछिए सर अविराम है। सवाल। विजय सुनिश्चित होती जिनकी घोषित ये परिणाम। जी, आपका सवाल पूछिए, बताइए प्रवीण जी। ये पूछो जितेंद्र उनसे, कहना कि बहुत सारी जगह, खासकर ग्वालियर चंबल के भी कुछ इलाकों में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया, तो उम्मीद है आपको कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या फिर कुछ नुकसान भी संभावित? सर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी की सीट आएगी? नहीं, बीजेपी तो जीत ही रही है, आप परसेंट में बढ़ जाएगा आराम से। क्या अभी तक क्या आपने जो घूमा है, क्या लग रहा है? 20% से ऊपर हो गया है सब लोग। कहाँ आप अभी तक पहुंचे थे? मैं करेरा, डबरा, भांडेर। जी, कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बोल रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी हो, लोग ऐसा हो रहे हैं। बस यही परिणाम है जी। कांग्रेस जब मशीनों में गड़बड़ी कहे और प्रशासन का दुरुपयोग कहे तो समझ लो भाजपा जीत रही है। तो हम मान लें सर आपकी तरफ से विक्ट्री निश्चित है? 100%। शुक्रिया जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गृह मंत्री हैं। बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका वक्त रहा तो आएंगे, हम पर्याप्त बातें उनकी ले ली, बिल्कुल हमने आपकी पर्याप्त बातें ले ली। और नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उनकी खूबी यही है, बहुत कटाक्ष और तंज वाले लहजे में बात करते हैं, बहुत हल्का सा मुस्कुराते हैं और बहुत गहरे घाव वाले अंदाज में बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अभी से ईवीएम का बोल रही है तो आप मान के चलिए कि नतीजे किधर की तरफ जा रहे होंगे। दिनेश जी बहुत देर से हमारे साथ, उनका हम रुक नहीं कर पाए। दिनेश जी, कितना महत्वपूर्ण चुनाव, हम आप लगातार आम चुनाव में भी साथ रहे हैं, लोकसभा भी साथ रहे हैं, इतना मारा मारी, इतनी कसावट तो हमने पहले नहीं देखी। बिल्कुल, ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश में बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। कई जिस तरह से एक तो 28 विधानसभा सीटों के एक साथ उपचुनाव होना अपने आप में एक हिस्ट्री है। किसी राज्य में शायद इतने उपचुनाव पहले कभी हुए नहीं होंगे, और वो भी ऐसे उपचुनाव जो एक सरकार का फैसला करना है, सरकार बचना है या कंटिन्यू करना है, ये जो स्थितियां हैं या फिर सरकार पलट जाएगी, इस कारण ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जो जिस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं उसमें वोटर का उत्साह कितना है ये भी डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए वोटिंग परसेंट जो प्लस माइनस जो जिस तरह से राजनीतिक दल यदि कोई गणित लगाते हैं तो उनके लिए भी ये चुनौती भरा है कि हम अपने पक्ष में ये कैसे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ हैं। और इतना बड़ा ये जो है चुनाव हो जाएगा, ये शायद जो है जब मार्च में ये इस्तीफे हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये एक तरफा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तो शायद इन 28 सीटों को जीत लेगी। लेकिन हमने जो चुनाव प्रचार का अभियान देखा उसमें लगा कि ये दोनों दलों के लिए ये चुनाव बहुत आसान नहीं है। और कांग्रेस के लिए तो ये चुनौती बहुत ज्यादा इसलिए भी है कि उसकी सारी सीटें दांव पे लगी हुई हैं। उसकी जो वापसी होगी उन सारी सीटों को वो वापस ले लेती तो वापसी उसकी है, अन्यथा उसके लिए तो वो लूजर तो आज भी है। जो फिर वोटर जो फैसला करेगा उसके लिए फिर वही मान्य होगा।
बड़ी बात कह रहे हैं दिनेश गुप्ता। रुक करेंगे हम जरूर कुणाल जी का, क्योंकि कुणाल जी अगर मान लीजिए दमोह वाली सीट माइनस मान ले तो मैजिक फिगर 115 पहुंचता है, आपको 28 फिर भी चाहिए, दमोह जोड़ ले तो 29 चाहिए, तो ये तो लक्ष्य जो है वो आपके लिए 6 बॉल में 6 छक्के जैसा है। देखिए स्पष्ट से जब जनता सबक सिखाने पे आती है तो 6 बॉल में 6 छक्के ही मारती है। और जो चुनौती हमें नहीं दी है, चुनौती जनता के वोट को दी है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लोकतांत्रिक मूल्यों से जनता 3 बार भारतीय जनता पार्टी को चुना था। इस बार जो चुना था किसान कर्ज माफी पे चुना था, गरीब की पेंशन पे चुना था। और ये एक वोट जनता दिमाग लगा के दे रही कि कैसे हमारे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे कर दी। जब वोट मांगने आए थे, पैर पड़े थे कि आपकी सेवा करेंगे, जनता ने सेवा करने को वोट दिया था। जब वहां पे बेंगलोर में 7 स्टार होटल में बैठ के ये वोट बेचने के लिए नहीं दिया था। जनता को मूर्ख समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जनता जब अपनी वाली पे आती है, मेरा आग्रह है जनता से कि एक वोट सोच के देना, विचार करके देना कि आपके वोट को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करी। और जनता इस बार वोट दे रही है। क्या गलती कर दी थी कांग्रेस ने कि क्या राम पदगमन का 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट बना दिया था? क्या महंकाल पे 300 करोड़ का, गरीब की पेंशन 300 से 600 करके, बेटियों की शादी के 51,000 करके, माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया था, पशुपतिनाथ जी की 250 करोड़ की जमीन जो सफी माफिया के पास थी उसको कब्जे से छुड़ाने का, इंदौर में माफिया को ध्वस्त करने का काम किया था। तो जनता ने देखा है कमलनाथ जी का छोटा उत्तर, फिर हम चलेंगे गुना के छोटा उत्तर आपके नेता हमको लाइव भी मिला। छोटा उत्तर फिर हम केएल अग्रवाल। हाँ जरूर दीजिए प्रवीण जी उत्तर आप ले नहीं रहे, उत्तर दे रहे तो छोटा उत्तर। मैं कह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी पहले इस बात का उत्तर दे कि वो आतंकवाद के साथ है कि विकास के साथ है। कांग्रेस उसका उत्तर दे। आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस का एक विधायक, कांग्रेस का स्टार प्रचारक भोपाल में बैठकर आतंकवाद का समर्थन करता है और कमलनाथ जी के मुंह में दही जमा है। दिग्विजय सिंह जी कहा है, 6 महीने में करा क्या? मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचा कैसे? और पंकज जी आपके भाषण सुना दूंगा मैं। पहले आपने कांदार खान पे बड़ी बड़ी बातें कही है जब कांग्रेस के अंदर थे, बीजेपी का आज जब प्रधानमंत्री देश के बाहर गए थे। ये सब छोड़ो, इस बार मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम दोनों को रोकते हैं क्योंकि दोनों को रोकूंगा, क्योंकि आज की जो बहस है वो एक सामान्य स्टूडियो की पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हमको सारी जगह जाना, पूरे मध्य प्रदेश। पंकज जी आऊंगा और ये बिल्कुल आरोप मत लगाएगा कि मैं आपको कम अवसर दे रहा हूं। आपके नेता भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम चलेंगे गुना, हमारे सहयोगी है मनोज राठौर, उनके साथ केएल अग्रवाल है। मनोज ये पूछिए, गुना में अक्सर ये हुआ कि महेंद्र सिंह सिसोदिया और केएल अग्रवाल आमने सामने रहे हैं, पार्टियां बदल गई इस बार, फिर भी आमने सामने। क्या उम्मीद, क्या उनके दावे, कितना अनुमान? मनोज राठौर। जी बिल्कुल, इससे पहले प्रवीण जी सिसोदिया से बात की थी जो कि कैबिनेट के मंत्री है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि केएल अग्रवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। हम केएल अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो उम्मीद कितनी लग रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अदला बदली करके प्रत्याशी आमने सामने हैं। पहले भी आप सिसोदिया के सामने थे और अब फिर से आ गए। देखिए पहले और इसमें बहुत अंतर है। आज जनता ने जो इनका पिछले 8-9 महीने का जो इनका बदलाव देखा है और जिस तरीके से ये लोगों ने कांग्रेस को धोखा देकर और अपने आप को 35 करोड़ रुपए में जो एक आम जनता में चर्चा है बेचने का जो प्रयास किया है, तो जनता में इसको लेकर बहुत नाराजगी भी है। और जहाँ तक आप बात करें पहले की भी, तो पहले भी ये नेगेटिव इनका वो था सर्वे रिपोर्ट, पार्टी इनको टिकट नहीं दे रही थी। तब भी सिंधिया जी कहीं ना कहीं चाहते थे मैं कांग्रेस से लड़ लूं, मैंने मना कर दिया। और सिसोदिया जी कह रहे हैं इस बार जमानत जब्त हो जाएगी अग्रवाल की। हाँ नहीं, अब उनको अच्छा है, कम से कम वो अभी 10 तारीख है चुनाव परिणाम आने में, और इस खुशफहमी में चलते हैं तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि पहले आप बीजेपी से चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय लड़े और उसके बाद आप पार्टी चेंज कर दिया। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। मोटी मोटी बात हमने उनकी ले ली, और भी जगह बाकी जगह घूमते रहेंगे, दर्शकों को भी हर प्रदेश के कोने कोने की सैर कराते रहेंगे। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल दिनेश जी से, पंकज जी लंबा जवाब लूंगा आपका, जब आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। दिनेश जी ये जो इस बार का जो तस्वीर बदली, कोई पहले किसी पार्टी में था, हम सामने देख रहे थे केएल अग्रवाल अभी ये सिसोदिया जी के खिलाफ लड़ते थे, बीजेपी से लड़ते थे, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। ऐसे कई जगह आमने सामने, सुर्खी, पारुल साहू, गोविंद राजपूत। तो ये जनता सोचेगी नहीं कि भाई पिछली बार कहाँ के लिए वोट दिया, इस बार कहाँ के लिए देंगे? वोटर कंफ्यूज तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रवीण जी। मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी दल में गए हों, लेकिन उन चेहरों को तो जानती है
कि ये हमारे लिए क्या करते थे। पार्टी भले ही बदल गई हो, लेकिन आप किसी भी दल से जब विधायक बनते हैं तो आपने वहाँ क्या परफॉर्म किया, जब मिनिस्टर बने तो आपने उस क्षेत्र के विकास का ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये तो जनता को पता होता है। ये जो कोई भी चुनाव होता है वो उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो परसेप्शन और एक क्रेडिबिलिटी। यदि ये दोनों चीज़ें कैंडिडेट के साथ हैं, ठीक ठाक हैं, पॉजिटिव हैं, तो निश्चित तौर पर वो किसी भी दल में रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग निर्दलीय भी चुनाव जीतते हैं, उनके पास कोई दल नहीं होता तब भी वो चुनाव जीतते हैं। आज जो भी हमारी चीज़ें, एक तो विश्वसनीयता और दूसरी क्रेडिबिलिटी कितनी है, हमारी धारणा उनके बारे में, हम किस तरह की धारणा रखते हैं। यदि हमारे मन में ये धारणा है कि उन्होंने वोट बेचा है तो निश्चित तौर पर उसी तरह से फैसला करेंगे। यदि धारणा ये है कि उन्होंने दल बदल कर बहुत अच्छा किया, शायद सरकार जनहितैषी काम नहीं कर रही थी, तो उस तरह से वोट करेंगे। वोटर का जो माइंड सेट है वो उम्मीदवार तो उनको पता है कि हमारे बीच का ही है और ये कब हमारे लिए किस काम आता है, या कह देता है कि नहीं साहब हम कोई काम नहीं करेंगे, भगा देता है। पंकज चतुर्वेदी का रुख इसलिए करेंगे कि दिनेश गुप्ता जी ने जो बात कही वो कही परसेप्शन और क्रेडिबिलिटी, और सिंधिया जी के साथ गए लोगों की इन्हीं दो चीजों पर सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही। पंकज चतुर्वेदी, लंबा जवाब लेकिन उतना ही लंबा जितना यहां ग्राह हो जाए। पंकज चतुर्वेदी। देखिए प्रवीण जी, क्रेडिबिलिटी कमलनाथ जी की दांव पर है। और क्या क्रेडिबिलिटी कमलनाथ जी की? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को मध्य प्रदेश में कैंपेन करने आना था पर क्यों नहीं आई? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस दो हो चुकी कांग्रेस, एक कमलनाथ जी की आइटम कांग्रेस, एक राहुल गांधी जी प्रियंका जी की एक्चुअल कांग्रेस। तो एक्चुअल कांग्रेस के लोग नहीं आए, आइटम कांग्रेस के लोग यहाँ डटे हुए। और कांग्रेस का हाथ प्रवीण जी आतंकवाद के साथ हम कल से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक, कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक आतंकवाद की पैरवी करता है, एक नेता कांग्रेस का नहीं बोलता। और कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी, मध्य प्रदेश के साधन संसाधन, देश के 2 नंबर के उद्योगपति कांग्रेस नेता के शब्दों में, और मध्य प्रदेश में धेले का निवेश नहीं, मध्य प्रदेश के किसी एक नौजवान को रोजगार नहीं। तो क्या किया कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश को दलाली का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया। एक ही उद्योग चलाया कमलनाथ जी ने, वल्लभ भवन में इंडस्ट्री चली, ट्रांसफर की, तबादला का उद्योग चला, तबादला उद्योग में पैसे का लेन देन। और अरे उनका तो जिक्र कर लीजिए जो मैदान में है। पंकज चतुर्वेदी जी, अरे विस्तार से जवाब का मायने यह है कि उनका भी जिक्र कर लीजिए जो मैदान में ग्वालियर चंबल के 16, 22 और सिंधिया जी के 22 कहे जा रहे हैं ना, उनका तो कर लीजिए जिक्र जो दिनेश जी कह रहे हैं। ऐसे तो नहीं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पर होगी। प्रवीण जी, 28 के 28 भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं। सिंधिया जी के प्रत्याशी, शिवराज जी के प्रत्याशी। इस प्रकार की खेमेबाजी, खानेबाजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। यह हमारा एक ही चुनाव का निशान है, कमल का चुनाव निशान, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति, ये सब मिलकर चुनाव मैदान में है। इसीलिए ये विभाजन का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वहां खेमे अलग हैं। एक अब तो एक नया खेमा बन गया, कमलनाथ कांग्रेस अलग, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग, बाकी तो टुकड़े टुकड़े सबको पता है। आपके एक नेता और हमारे साथ जुड़ गए, आपके एक नेता और हमारे साथ जुड़ गए, मंत्री हैं अभी मौजूदा सरकार में महेंद्र सिंह सिसोदिया। मतलब आप टेक्निकली इसे आगे पीछे मान सकते हैं आप हैं या नहीं है, लेकिन आप कैबिनेट में हैं, सिंधिया जी के समर्थक हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का रुख करेंगे। मनोज, उनसे यह सवाल जरूर पूछो कि सबसे बड़ी अगर प्रतिष्ठा किसी की दांव पर है तो वो सिंधिया जी की है। उन्हें साबित करना है कि उनका ये निर्णय सही है या गलत, और यही तय कर देगा कि उनका पॉलिटिकल जो अब मूव है आने वाले दौर में वो कैसा होगा। मनोज पूछिए। सिसोदिया जी, सबसे पहला सवाल यही है कि तमाम लोगों के साथ, तमाम आपके साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए। अब ये पूरा चुनाव ये तय करेगा कि किस ओर राजनीति जाएगी, आपकी भी, सिंधिया जी की भी। हमारी राजनीति तो तय हो चुकी है। माननीय सिंधिया जी और हम सब मंत्री और विधायकों का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोग सब मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। अभी KL अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनने सीधा ये आरोप लगाया, दल बदल का आरोप लगाया, तमाम और आरोप लगाए उन्होंने विधानसभा को लेकर। मैं ये जनता खड़ी है भौरा की, कन्हैया लाल जी पहला चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल से, दूसरा चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, तीसरी बार टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़े हो गए, और चौथी बार कांग्रेस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। तो आप बताइए दल बदलू कौन हुआ? मैं हुआ कि वो हुआ? मेरा दल बदल करना तो अन्याय के खिलाफ, जनता के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ लड़ने के लिए मैंने दल बदला, मगर वो तो महत्वाकांक्षा और सत्ता पाने। टिकाऊ और बिकाऊ की कांग्रेस बात कर रही है, 35 करोड़ जैसे गंभीर आरोप लगा रही है
कितना असर करेगा वोटर्स पे? ये तो 10 तारीख को जनता का निर्णय बताएगा कि कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है। क्या कमरे में वो कैमरा लेके बैठे थे कि नोट गिनने थे कि 35 करोड़ दिए कि कितने 10 तारीख नहीं, आज शाम तक ही तय हो जाएगा। बहुत हद तक चीजें बहुत हद तक आज शाम तक तय हो जाएंगी। अधिकतम बातें हमने आपके लिए। कुणाल चौधरी का रुख करते। कुणाल जी, दो चीजें। एक तो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं आतंकवाद का साथ देने वाले लोग हो आप लोग, वो कह रहे हैं कांग्रेस दो हिस्से में बट गई और वो उन्होंने आपकी जो कमलनाथ जी की कांग्रेस को कहा कि आइटम कांग्रेस के साथ दिल्ली का कोई नेता आके खड़ा नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव है, काय पे लड़ना चाहते हैं, क्या लड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इनसे जवाब चाहती है कि जब 15 साल गाय के ऊपर से भाषण हुआ और गाय के कत्ल खाने खुले, उन गौ माताओं के लिए हजारों गौशालाएं खोल दी, उसमें क्या इनको समस्या हो गई। माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, उसमें क्या इनको समस्या हो गई। शुद्ध का युद्ध चलाया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे किसान को 1 लीटर पर 15 रुपए का फायदा हो रहा था और भोपाल की जनता को शुद्ध दूध उसी भाव में मिल रहा था। आज 5 रुपए 40 पैसे भेंट हो गया। जनता इनसे इस पर जवाब मांग रही कि आपने पेंशन 6 महीने से क्यों नहीं दी, वापस क्यों रोक दी, जिसको हमने बढ़ाने का काम किया। जो 51,000 बेटियों की शादी है वो इधर आतंकवाद। या आतंकवाद तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितना क्या करती है, किसको कौन कांदार छोड़ के आया था, कौन बिरयानी खा के आया था, कौन ने पठानकोट पे, यही इन्हीं के बयान थे कि पठानकोट पे बड़ा सब देखती है। आपको लगता है वोटर यहाँ का एमपी का वोटर देखेगा? वोटर तो इस बार देख रहा है कि मेरे वोट को बेचने की हिम्मत कैसे कर दी, चुनौती कैसे दे दी मेरे वोटर को। वोटर तो कह रहा है कि सबक सिखा के रहूंगा कि यह मेरा वोट का अधिकार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे, जब पैर पड़ के वोट मांगते हो। इनकी ऐसी जमानत से जब्त करेगा कि आगे कोई भी विधायक बिकने से पहले सोचेगा। और ये इनके नेता की सोच ले, स्थिति क्या है मानसिए, कभी टाइगर हो जाते हैं, कभी कौआ हो जाते हैं, कभी कुत्ते हो जाते हैं। तो ना ये घर के बचे ना घाट के। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें ना घर का छोड़ेगी ना घाट का छोड़ेगी। पंकज जी के पुराने ये भी लगाने का काम करेंगे, कुछ नहीं। ये बताए 15 क्या किया, 6 महीने में क्या किया। हम कह रहे हैं कि हमने गौशालाएं खोली। पंकज जी क्या क्या किया 6 महीने में, जल्दी जल्दी बता दीजिए, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। पहले 15 साल लगातार चुनाव जीते जनता की कृपा से, दलाली करके नहीं। दूसरा हम यह जानना चाहते हैं कि बड़ा दूध चिल्ला रहे हैं। दूध पर बोनस दिया कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में था, फल सब्जी पर बोनस दिया जो वचन पत्र में था। 54,000 करोड़ की आवश्यकता थी मध्य प्रदेश के किसान कर्ज माफी के लिए। बताएं कितने किसान का 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, किसी का 5, किसी का 10। और इनका काला चिट्ठा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके नेता ने कहा कि घर का ना घाट का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तो बोला नहीं, खुद ही बोले कि मैं ये हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ। मतलब क्या हो क्या गया मध्य प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा चुनाव हार गए, हारे हुए नेता के ऊपर बीजेपी ने दाव खेल लिया। इसमें हमारी क्या तकलीफ है। पंकज जी गुस्सा नहीं करते, शांति के साथ बताओ कि इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपने किया क्या, क्यों आपने गाय के कत्ल खाने वालों के साथ और जिसके हाथ सिंधिया जी के बताइए। काम किया कमलनाथ जी ने, और वही मध्य प्रदेश का युवा बैंड बजा रहा है कांग्रेस पार्टी की, वही युवा बैंड बजा रहा है कुणाल चौधरी जैसे लोगों की, कि जो बैठकर आतंकवाद की पैरवी करते हैं, जो दलालों की पैरवी करते हैं। इनके पास उत्तर निकला इस बात का कि आतंकवाद के समर्थन में कैसे कांग्रेस पार्टी, ठीक है, आतंकवाद के समर्थन में कैसे कांग्रेश पार्टी। रोकूंगा पंकज जी आपको। देश के भी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव के साथ मौजूद हैं। शरद, ओवर टू यू। पूछे उनसे कि क्या उनको इत्मीनान है, क्योंकि ग्वालियर चंबल केयर ऑफ नरेंद्र तोमर भी कहलाया जाता है। शरद। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि केयर ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर कहलाता है ग्वालियर चंबल संभाग, और देश के भी बड़े नेता